आपसे इंट्रोडक्टरी बात हो गई थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की थी कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का इंतहाई पुअर कंडक्टर है, ना होने के बराबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट इफ वी ऐड सर्टेन मिनरल्स इन water, which are also in chemistry called electrolytes, maybe any acid, base or salt, so that increases the conductivity of water, and now water becomes conductor. So a water containing any minerals will be able to conduct electricity and will undergo electrolysis. Electrolysis is the process of decomposing of any compound with the help of electricity. So जब भी आप किसी चीज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका मतलब है आप किसी चीज़ में से बिजली गुजार रहे हैं और उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि वो सब्सटेंस जिसमें से बिजली गुजर रही है वो अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ वाटर के साथ ऐसा ही हुआ और मैंने आपको इसमें इक्वेशन लिख कर दी थी इस तरह के जस्ट राइट इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिसिटी ऑन एरो and show that the water molecule is split into hydrogen and oxygen. The equation balancing suggests that 2 moles of water gives you 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. Well, that is not enough. इतनी बात कह के खत्म कर दी जाए। मैंने आपसे कहा था we need to give some explanation regarding the process of electrolysis, how it is carried out, and what kind of apparatus we are using to proceed that. ये इसलिए कि ये जो टॉपिक इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, द फर्स्ट रिएक्शन, हमें टोटल 6 इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ने हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन। और चूंकि 6 पढ़ने हैं तो हम हर एक को अगर इतनी डिटेल में डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो फिर तो हो गया काम। इन सब के अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स के साथ रिएक्शंस पढ़ने हैं। लेकिन मैं इसके पीछे इसलिए पढ़ गया हूँ कि इन लेटर पार्ट ऑफ माय सिलेबस आफ्टर दिस चैप्टर वो क्या है कि after this chapter I have at least 5 long questions which are based on electrolysis. ये बेशक लॉन्ग नहीं है लेकिन इसके बाद 5 लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस के हिसाब से पढ़ने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर इलेक्ट्रोलाइसिस वाली बात अच्छी तरह से आ जाएगी और हम उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें उन 5 तरीकों में मदद मिलेगी। पढ़ा तो ये हमने फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक था, लेकिन जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर के अंदर तो लास्ट में आकर तैयारी नहीं करनी पड़ी तो याद नहीं होगा। इसलिए हम थोड़ी सी आपको आउटलाइन बता रहे हैं नेसेसरी हेयर कि हाउ एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कैरिड आउट, और हर दफ़ा वही प्रिंसिपल काम होगा। अब पानी में से इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है तो आपको पानी में से बिजली गुजारनी पड़ेगी। इतनी सी अकल हम सब में होनी चाहिए कि जब भी किसी चीज़ में बिजली इन्वॉल्व होगी उसका कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना। आप बैटरी ले लीजिए एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर। बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो अब ये सिलसिला कुछ इस तरह होगा कि इंडस्ट्री वाले, जाहिर सी बात है उनका अपना सेटअप है, फिलहाल मैं उस पर नहीं बात कर रहा। एक टेंटेटिव बात बताने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि यू मे हैव अ कंटेनर लाइक दिस, अ बाउल और अ कंटेनर और अ बीकर, और यू टेक वाटर इनसाइड इट, और ये वाटर वो है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, ठीक है। In order to conduct electricity, we need to provide 2 terminals of or source of current. अब वो सोर्स ऑफ करंट मैंने कह दिया बैटरी है, और उस बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो होता ये है कि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर लेते हैं और उसे अटैच करते हैं टू ए मेटालिक रॉड। ये मेटालिक रॉड जो पानी के अंदर डिप हुई है, इस मेटालिक रॉड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, सिमिलर नेम है। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मेटालिक प्लेट लगती है वो कहलाती है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम ऐसी ही एक मेटालिक प्लेट अटैच करते हैं, ये भी इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड।
और जो नेगेटिव के साथ हो इसे कहते हैं कैथोड। नाम सुनते ही आपको याद भी आ जाएंगे कि हाँ, ये जिंदगानी में कभी हमने ऐसे नाम सुने थे। तो दिस इज कैथोड। अब चैप्टर 5 वाला हिस्सा आपने कितना अच्छा पढ़ा था और वो आपको कितना याद है? चैप्टर 7 वाली इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट ईयर की, वो तो खैर मैं नहीं जानता, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने वो टॉपिक रिवाइज भी ना किया हो। लेकिन चैप्टर 3 में जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, तो वो मेरे ख्याल में हर एक अच्छी तरह से जानता है। और अगर वो हर एक अच्छी तरह से जानता है, तो फिर वहाँ भी इसी तरह एनोड कैथोड यूज हुए थे, कैथोड रेज उसी से बनी थी। तो जब भी किसी चीज में से बिजली गुजारनी है, सेटअप यही होगा कि यू नीड अ सोर्स ऑफ करंट विच इज बैटरी। उसके दो टर्मिनल्स होंगे, एक टर्मिनल के साथ जो प्लेट लगेगी वो कैथोड कहलाएगी, एक के साथ एनोड। कैथोड का चार्ज नेगेटिव होगा, एनोड का चार्ज पॉजिटिव। अच्छा, अब होता ये है कि हमने जैसे ही बैटरी ऑन की, तो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्जेस एंड टिपिकली इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या? अब इरेक्शन भी सुनते हैं और पूरी तफसील देखते हैं। भाई हुआ ये कि पानी जो है, जब उसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसमें सेल्फ डिसोसिएशन होती है और पानी के मॉलिक्यूल अपने कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट हो जाते हैं। प्योर वाटर में ये डिसोसिएशन बहुत कम होती है, लेकिन अगर पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के भी आइंस आ जाते हैं, तो पानी में आइंस की तादाद बढ़ जाती है, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती। याद रहे, इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज में से गुजरती है जिसमें चार्ज पार्टिकल। तो प्योर वाटर में पानी के चार्ज पार्टिकल बनते हैं थोड़े से, और अगर आप उस प्योर वाटर में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो उनके भी कैटाइन आयनाइंस बनेंगे, तो फिर पानी में आइंस की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से कंडक्ट हो। लेकिन अभी हमारा सारा जोर इस बात पर है कि पानी से जो दो चार्ज बने, एक H+ बनता है, एक OH नेगेटिव बनता है। अब सारी कहानी कॉमन सेंस है। आपने अपनी बैटरी में दो मेटेलिक प्लेट्स डाली, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, एक नेगेटिव से। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव से जुड़ी हुई उस पर नेगेटिव है। तो मुझे बताइए, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में पानी है और उस पानी में पानी के कैटाइन और एनाइन है, तो जैसे ही बैटरी ऑन होगी और ये प्लेट्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगी, तो क्या होना चाहिए? तमाम H पॉजिटिव आइंस को एनोड का प्लस चार्ज रिपेल करेगा और उन्हें दूर करने की कोशिश करेगा, और तमाम OH नेगेटिव आइंस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि OH पे नेगेटिव चार्ज है जो कि एनोड के प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब आप ये कहेंगे, जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे बैटरी का, तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि ऑल H पॉजिटिव कैटाइंस इनसाइड द वाटर विल मूव टुवर्ड्स कैथोड and all OH negative ions move towards कैथोड एनोड। तो दोनों के दोनों अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेंगे। प्लस चार्ज वाला कैटाइन नेगेटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला एनाइन पॉजिटिव चार्ज वाले एनोड की तरफ जाएगा। तो हम इक्वेशंस का फॉर्मेट ही इसी तरह लिखते हैं। ये बताने के बाद कि पानी के दो आइंस बने, हम कहते हैं अब देखिए कैथोड पर कौन सा आइन जाएगा और एनोड पर कौन सा आयन जाएगा, चाहे पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करें चाहे किसी और चीज की। ये बात तय है कि सिर्फ वही चीज इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकती है जो किसी तरह अपने कैटाइन और एनाइन में डिसोसिएट हो जाए। तो इन ऑर्डर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनी substance it is necessary that it must contain some charges or some ions। तो अब पानी में या कोई भी चीज की इलेक्ट्रोलाइसिस आप करेंगे, जो भी कैटाइन होगा वो अपने प्लस चार्ज की वजह से कैथोड पर जाएगा, क्योंकि कैथोड का चार्ज नेगेटिव है। इसका मतलब है इसमें से H पॉजिटिव कैथोड पर गया है और OH नेगेटिव एनोड पर गया है। अब क्या होगा? अब भाई सिंपली ये होगा कि जैसे ही ये आइंस अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, अब इनको न्यूट्रल करने का प्रोसेस होगा। कैथोड पर जो चार्ज है पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए सॉरी कैथोड का चार्ज है नेगेटिव, वो नेगेटिव चार्ज इसलिए है कि बैटरी से मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैथोड की तरफ आ रहे हैं। सो वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर आकर डिपॉजिट हो गए। It means cathode is a plate which contains some extra electrons, that is why it is negatively charged। तो जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर आएगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे
तो अगर एक इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को मिल गया तो H पॉजिटिव का चार्ज +1 है, एक प्लस चार्ज बना हुआ है, इसका मतलब एक प्लस चार्ज है इसके ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन इसे मिले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मिले, तो ये न्यूट्रल हाइड्रोजन बन जाएगा। जब ये न्यूट्रल हाइड्रोजन बन जाएगा तो अब इसको ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया है। और अब इसकी कोई वजह भी नहीं है कि ये कैथोड से चिपका रहे। पहले तो इसलिए चिपका हुआ था कि कैथोड नेगेटिव था और इसके ऊपर प्लस चार्ज था। अब ये न्यूट्रल हो गया है तो इट आल्सो गेट सेपरेटेड फ्रॉम कैथोड। अब यहाँ छोटी सी केमिस्ट्री की बात ये लगेगी कि अकेला हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। हमेशा हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलकर H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसलिए हम इस इक्वेशन में कहते हैं कि एक साथ दो H प्लस होंगे और वो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और उसके नतीजे में H2 बनेगा। एंड H2 इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो कैथोड है, इससे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और हमें समझ आ जाएगी यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन रही है। दिस इज इक्वेशन। अच्छा, अब क्या हुआ भाई? अब ये हुआ कि कैथोड पर तो कैटाइंस ने कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन किया और अपने आप को न्यूट्रल किया। इसका मतलब है कैथोड पर क्या प्रोसेस हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे आप कहते हैं रिडक्शन। अच्छा, अब एनोड पर क्या हुआ? एनोड पर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स किसी ने इससे छीन लिए हैं, इसलिए ये कैटाइन बन गया है। इधर कौन पहुंचा? OH। OH के ऊपर एक माइनस लगाया हुआ है, जिसका मतलब है इट कंटेन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जब OH जाएगा कैथोड पर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कैथोड के पॉजिटिव चार्ज OH के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। तो OH को अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा और अपने आप को न्यूट्रल करना पड़ेगा। इसका मतलब है एनोड पर जो प्रोसेस हो रहा है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब यहाँ क्या हो रहा है? एक साथ 4 OH रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, चार चार के ग्रुप में रिएक्शन कर रहे हैं। हर एक से एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अलग होगा। जब हर एक से एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अलग होगा तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे? एक OH से एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 OH से 4 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लेते हैं। वैसे तो याद ही करनी होती है इक्वेशन, लेकिन अगर हम थोड़ा सोच समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। वो क्या है? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 4 दफ़ा OH है और मैंने उन सब के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उनके पास था, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने उनसे ले लिया है। तो अब मेरे पास 4 OH आ गए हैं। ऐसे ही ना? अब ये 4 OH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? भाई ऐसे है कि आपको भी अंदाजा है माशाल्लाह कि 2 H और 1 O अगर आपस में मिल जाएं तो ये बन जाता है वाटर। तो अगर आप नोटिस करें तो दो जगह से वाटर बन जाएगा। और फिर बच गए ये दोनों ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर बना देंगे O2। इसका मतलब 4 OH अपने अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकालकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाएंगे और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सारा प्रोसेस होगा, पानी में से बिजली गुजारेंगे, पानी का कैटाइन कैथोड पर जाएगा, पानी का एनाइन एनोड पर जाएगा, कैथोड पर जाने वाला कैटाइन कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा और एनाइन पे जाने वाला एनोड पे जाने वाला एनाइन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेगा और दो चीजें बनाएगा, वाटर और ऑक्सीजन। अब वाटर तो वाटर में ही मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस भी तो पानी ही की कर रहे थे, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड से एवॉल्व हो जाएगी बुलबुले बनाती हुई। इसका मतलब है अगर कोई वाकई ये प्रोसेस करेगा तो उसे कैथोड एनोड दोनों पर बबल्स नजर आएंगे और एक में बबल हाइड्रोजन गैस का होगा, एक में बबल ऑक्सीजन गैस का होगा। अच्छा, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जरा गौर कीजिए। तो ये जो कैथोड और एनोड पे आपने इक्वेशन स्प्लिट करके लिखी है, एक जगह रिडक्शन की एक जगह ऑक्सीडेशन की, इनका आपस में बैलेंस होना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और एनोड वाली इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। इन्हें बराबर कैसे किया जाएगा? इन्हें बराबर ऐसे किया जाएगा कि हम इक्वेशन 1 में जो हमारे पास हाइड्रोजन के आइंस थे उन्हें कर देंगे 4
तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 मोल्स ऑफ H2 बनाते हैं। अब क्या फायदा हुआ, कैथोड वाली इक्वेशन में भी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और एनोड वाली इक्वेशन में भी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम आपसे कहेंगे कि लेट्स ऐड दीज टू इक्वेशंस। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो कैथोड और एनोड पर हैं इन्हें जमा कर दूं तो क्या होगा, जो चीज इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में होगी वो कैंसिल हो जाएगी। तो फर्स्ट कैथोड वाली इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में है और एनोड वाली इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन प्रॉपर प्रोडक्ट में, ये तो कैंसिल हो गए। फिर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस रिएक्शन में 4 H ने और 4 OH ने हिस्सा लिया है। इसका मतलब है बेसिकली इस रिएक्शन में 4 पानी के मॉलिक्यूल्स ने हिस्सा लिया है, जिससे 4 H प्लस बने हैं और 4 OH नेगेटिव भी मैंने पहली इक्वेशन में भी बैलेंसिंग कर दी। अब हिसाब लगा लीजिए, ये जो 4H प्लस है ये फर्स्ट इक्वेशन के प्रोडक्ट में है और सेकेंड इक्वेशन के रिएक्टेंट में है, कैंसिल हो गया। ये जो 4OH है ये फर्स्ट इक्वेशन के प्रोडक्ट में है और थर्ड इक्वेशन के रिएक्टेंट में है, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब जब सभी कैंसिल हो गए तो बचा क्या, बचा ये कि यहाँ पहली इक्वेशन में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट में और आखिरी इक्वेशन में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चीजें एक दूसरे से माइनस हो रही हैं, तो अगर 4 वाटर में से 2 वाटर माइनस कर दें तो वो क्या बचेगा, वो बचेगा 2 वाटर। 2 वाटर रिएक्टेंट्स में बचा और क्या चीज कटने से बच गई है, एक H2 और एक O2। जरा गौर से देखिए, ये वही इक्वेशन है जो हमने ऊपर डायरेक्ट बना दी थी, 2 moles of water gives you 2 hydrogen and 1 oxygen when the electricity is passed through it। तो मैंने स्टेप्स के जरिए आपको ये शो करके दिखा दिया कि वो जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है वो इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो ये पूरी इक्वेशंस का सेट जिसमें हम पहले दिखाते हैं वाटर किस तरह डिसोसिएट हुआ कैटाइन एनाइन में, फिर उसका कैटाइन कैथोड पे जाके रिडक्शन करता है और एनाइन एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन करता है, फिर हम तीनों इक्वेशंस ऐड करते हैं तो हमें ओवरऑल इक्वेशन मिल जाती है जो हम पहले ही ऑलरेडी लिख चुके हैं, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में 2 मोल्स ऑफ वाटर इन्वॉल्व होते हैं तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलता है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पूछा है वो खास तौर पे लिखते हैं कंप्लीट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो कंप्लीट इक्वेशंस का मतलब है यू हैव टू गिव दिस डिटेल। तो अब वो आपसे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की इक्वेशन लिखने को भी कहें तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ये पूरी तफसील वाली लिखेंगे, एक इक्वेशन लिख के जान नहीं छुड़ा देंगे। इसका फायदा क्या है, क्योंकि ना आपको ये डायग्राम सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाई थी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इससे आपको सिर्फ ये फायदा है कि जो डिटेल अभी आपको बताई गई इससे हल्का फुल्का सा एक 10% भी आपके दिमाग में इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ इमेज सा बन गया है तो वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब हम आगे के चैप्टर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे पढ़ेंगे। मैंने कहा कम से कम 5 लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे पढ़ेंगे विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी चीज़ की हो उसकी इक्वेशन का फॉर्मेट यही होता है जिस वक्त आपके सामने लिखा हुआ। हम जिस भी चीज़ की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे सबसे पहले सोचेंगे उसका कैटाइन कौन होगा और एनाइन कौन। कैटाइन को कैथोड पे भेज देंगे, एनाइन को एनोड पे भेज देंगे और फिर इसी तरह वो वहाँ जाकर रिएक्शन करेंगे और हमारी बात पूरी हो जाएगी। तो ये अब और भी एग्जाम्पल आएंगी तभी क्लियर होगा ना, अब एक ही से तो सारी बातें अगर सब समझ ले तो फिर क्या बात हो जाती। तो अब ये मैंने जो इस सबसे इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको वो ये है कि सिवाय उस पैराग्राफ के जो लास्ट टाइम हमने लिखा था देयर इज नो लैंग्वेज यूज्ड हियर, और उसका भी रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं था। वो एक कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स। ये वो पॉइंट है जिससे हम कोई ब्लैंक बना सकते हैं और यही बात अब याद रखिए। हमारे सवाल इम्तिहान में जब आते हैं रिगार्डिंग रिएक्शंस, क्योंकि अब तो हर चीज़ में रिएक्शन होगा ना, तो उसमें मोस्टली वो खास तौर पर सवाल में मेंशन कर देते हैं गिव द इक्वेशन ओनली। इसका मतलब होता है कि आपको सवाल में जो एक नंबर मिलना है वो एक इक्वेशन को लिखने का है जिसे हर लिहाज से कंप्लीट करके लिखा जाए। बैलेंस होनी चाहिए, अगर वो रिएक्शन करवाने के लिए हमें कोई कंडीशन चाहिए टेम्परेचर प्रेशर की तो वो मेंशन होनी चाहिए। तो अब उस इक्वेशन के नंबर हैं। अब साथ में जो हमने लिख रहे हैं डिटेल इसमें भी लिखी है
वो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है और उससे हमारी उसकी तैयारी बेहतर याद रखिएगा। तो यही फॉर्मेट आगे भी रहेगा। इक्वेशन सबसे ज़्यादा अहम है और मैं वो जिस तरह लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो इंडस्ट्री वाले एडॉप्ट करते हैं। इज द बेस्ट इंडस्ट्रियल मेथड। व्हाई? बिकॉज इसमें हमारा खर्चा बड़ा कम होता है, क्योंकि हम वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी कोशिश में, मैंने कहा ना, इसमें तो आइडियल तरीन बारिश का पानी और खारा पानी है, जो देखा जाए तो सबसे सस्ते बल्कि मुफ्ती मिल जाते हैं। जो पानी जरा खाने पीने में ज्यादा इस्तेमाल होता है, मिनरल वाटर, उसकी उसमें भी यही काम हो जाएगा, लेकिन खामखा में महंगे पानी को जाया करने की क्या जरूरत है जब सस्ते से भी काम हो जाएगा। तो अब ये हमने कहा कि ये तरीका सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, एक्सेप्ट सिर्फ उन इलाकों के लिए ये तरीका अच्छा नहीं है जिन इलाकों में बिजली महंगी है। ये पानी तो सस्ता वाला ले लेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी तो पैसों की आती है। अच्छा, अब ये समझ लें, अपने मुल्क को बीच में मत ले आइएगा। ये जो मैंने कहा ना जाके बिजली सस्ती है, तो ये इस सेंस में कहा है कि बिजली को हासिल करना जहां लेस एक्सपेंसिव है, ये इलाकों पे डिपेंड करता है। इवन इन पाकिस्तान अगर आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं सिंध में, तो याद रहे इस इलाके में बिजली बनाने का जो तरीका हमारे पास आसानी से अवेलेबल है वो है फर्नेस ऑयल जलाइए, यानी फ्यूल कंबस्ट कीजिए और उससे बिजली बनाते हैं, जो कि सबसे महंगा तरीका है। तो अब अगर इंडस्ट्री वाले इस तरीके से बिजली बनाकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे तो वो घाटे में रहेंगे, क्योंकि इतनी बिजली खर्च हो जाएगी जितने का हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर आप यही प्लांट, यही इंडस्ट्रियल प्लांट KP के जैसे इलाकों में लगाते हैं, जहां पहाड़ होने की वजह से और दरिया बहने की वजह से पानी की मदद से बिजली बनाई जा सकती है, जिसे आप डैम बनाना कहते हैं, तो उस बिजली की कीमत कंपैरेटिवली सबसे सस्ती होती है। और इस लिहाज से वहां से बिजली अगर हासिल करके प्लांट चलाया जाए तो हाइड्रोजन के लिए आइडियल बात बन जाती है। तो अब दुनिया के जिन हिस्सों में ये फैसिलिटी है कि करीब में ऐसा कुछ नेचुरल रिजर्वायर है जिसमें पानी के जरिए हाइड्रो पावर जिसको आप कहते हैं उससे अब बिजली बना ले, तो ये तरीका नंबर 1 तरीका हो जाएगा। और अगर आप ऐसे इलाके से हाइड्रोजन का प्लांट लगाना चाहते हैं जहाँ ये तरीका अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस सूरत में ये तरीका आपके लिए बेहतर नहीं है। इसीलिए तो बाकी 5 तरीके भी हैं। अगर यही सबसे बेस्ट और नंबर 1 था तो फिर बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो this method is best for those places of the world where the electricity is available at cheapest rate, and if it is not, then we will proceed for the other methods। अब जो दूसरे तरीके हैं वो इसी हिसाब से तब इस्तेमाल होते हैं when you are not interested to prepare hydrogen with the help of electrolysis of water। तो अब हमारा जो दूसरा तरीका है वो तरीका कहलाता है स्टीम कोक प्रोसेस। अब आपने ये बात भी नोट करनी है, जैसे अभी इलेक्ट्रोलाइसिस वाले भी तरीके में आ गई बात कि ये तरीका जो है ख़ास तौर पर डिज़ाइन करवाया गया सस्तेपन की वजह से। पानी ऐसा इस्तेमाल करें जो बेहद सस्ता हो, और अगर दूसरी कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई, बिजली, तो उसकी हमने बात कर दी। अगर ज़रा भी महंगी हो रही है तो तरीके को रिजेक्ट कर दें आप, क्योंकि इंडस्ट्री वाले महंगा तरीका अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसी तरह आप हर तरीके में नोटिस करेंगे, एक तो हम सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और तरीका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, सीधी-सीधी तरीके से बात नहीं बनी है। अच्छा, आप खुद सोचिए ना, 9th में भी तो गैसेस बनाई थी, एक स्टेप होता था। ये लीजिए राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें फला केमिकल डालकर ऊपर थिस्टिल फनल से ये चीज़ डालिए, गैस बन गई, खत्म। एक बच्चा आराम से खड़े होकर गैस को हैंडल कर रहा होता था। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ कितने लल्ले-तलल्ले करने पड़ते हैं सिर्फ सस्तेपन के चक्कर में। तो स्टीम को प्रोसेस में नाम देखिए आप, स्टीम पानी को कहेंगे, ऐसा पानी जो बॉयल हो चुका हो। पानी जब बॉयल होकर गैसियस फेज में आ जाता है तो हम उसे स्टीम कहते हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। इसका मतलब है बगैर कहे आपको पता चल गया ये प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर होगा, और टेम्परेचर कम से कम 100 से तो ऊपर ही। इनफैक्ट ये रिएक्शन तकरीबन 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। कोक, ये कोको कोला वाला कोक नहीं है, ये कोक है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है बड़ा अहम, और ये मुख्तलिफ
कहना चाहिए फॉर्म्स में अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसकी काफ़ी शक्लें हैं, सबके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसमें जो सबसे खालिस तरीन प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, वो कोक कहलाती है। और ये हरगिज़ भी महंगी नहीं होती, सस्ती तरीन चीज़ों में से। और इंडस्ट्री वाले अमूमन जहाँ जहाँ उन्हें कार्बन की ज़रूरत होती है फॉर एनी प्रोसेस, दे यूजली प्रेफर टू यूज़ कोक। कोक सॉलिड है, स्टीम वेपर की फॉर्म में होगी, गैसियस फेज में होगी। तो जब हम इस कोक के ऊपर से स्टीम गुजारेंगे, ऑब्वियसली स्टीम की सूरत में रहेगी तब जब टेम्परेचर और कुछ नहीं तो 100 से तो ऊपर ही हो। वो मैंने पहले ही कह दिया, इट्स अबाउट 900 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन यू पास स्टीम ओवर कोक। तो क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा व्हेन स्टीम passed over red hot coke, a mixture of carbon monoxide and hydrogen is formed, which is also called water gas. Purest form of carbon, which is solid, when treated with water, which is in gaseous phase, steam की form में है at high temperature, and it forms the mixture of carbon monoxide and hydrogen. This carbon monoxide and hydrogen mixture is called water gas. ये दोनों चीजें गैसेस हैं, एक साथ बनेंगी तो मिक्स फॉर्म में बनेंगी, तो इस मिक्सचर को कहते हैं वाटर गैस। अच्छा, अब यहाँ हाई टेम्परेचर यूज होना है और वो मैंने कहा 900 डिग्री सेंटीग्रेड है तकरीबन। अच्छा, अब अगर आप देखें इवन इन योर बुक फॉर डिफरेंट एडिशंस बुक, 2-4 साल पहले छपने वाली किताब, ये टेम्परेचर कहीं 700 कहीं 900 ऐसे लिखा जाता है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, क्योंकि सारे नंबर इक्वेशन के हैं, उस इक्वेशन का मतलब है प्रॉपर इक्वेशन लिखी जाए, बैलेंस होनी चाहिए और उसकी कंडीशंस एरो पे मेंशन हो। अब कंडीशंस क्या होती हैं, वो किस टेम्परेचर पे हो रहा है, किस प्रेशर पे हो रहा है, किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है या किस और केमिकल की मौजूदगी में हो रहा है, व्हाटएवर। तो इसमें जो चीज़ आपको थोड़ी सी हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं वो है वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हर रिएक्शन किस टेम्परेचर पर हो रहा है या किस प्रेशर पर, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कोट करें। आप सिर्फ हाई टेम्परेचर लिख सकते हैं और हाई टेम्परेचर लिख भी सकते हैं और ये निशान बना देते हैं। तो ये डेल्टा का निशान का मतलब है कि दिस रिएक्शन नीड्स एनर्जी टू प्रोसीड, ये इसके लिए हमें हीट देनी पड़ी है, तो ये काफ़ी है। अलबत्ता कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें वो जिस टेम्परेचर पर हो रहे हैं उसकी बड़ी ख़ास अहमियत है, और उधर फिर हम भी टेम्परेचर मेंशन करेंगे और आपसे भी कहेंगे कि ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। लेकिन आम रिएक्शंस में आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर की वैल्यू को याद करने के बजाय सिर्फ अगर हाई टेम्परेचर का सिंबल बना देंगे या लिख देंगे हीट या हाई टेम्परेचर, इट्स एनफ। तो अब ये पूरी बात हो गई कि जब स्टीम को हमने कार्बन के ऊपर से गुजारा ऑब्वियसली एट हाई टेम्परेचर, तो हमें दो गैसेस एक साथ मिली जो एक दूसरे में मिक्सअप हो गई थी। तो देखने में आया कि हाइड्रोजन तो बन गया था, खत्म हो गया, आपका टेंशन लेके बैठे। मैं कहा नहीं, ये हाइड्रोजन बना तो है लेकिन इसके साथ एक और गैस मिक्स हुई है। तो आपको जो गैस मिली है इस रिएक्शन के नतीजे में वो प्योर हाइड्रोजन नहीं है, वो दो गैसेस का मिक्सचर है। तो फायदा क्या हुआ, आपको जहां भी रखना है हाइड्रोजन को प्योर रखना है। सो वन नीड टू प्योरीफाई हाइड्रोजन। अब हमारा काम ये है कि हम इस हाइड्रोजन को प्योर बनाएं, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग करें। अच्छा, ये हम बता रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो वाटर गैस आपके सामने बनी है जिसको हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। यानी ये भी बहुत अच्छा फ्यूल है, एनवायरमेंटल फैमिली फ्यूल। इस फ्यूल को अगर इस्तेमाल करें तो ऐसी चीज़ें गैसें बनती हैं जो एयर में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, इसलिए बड़ा अच्छा फ्यूल है। तो अगर कोई हाइड्रोजन को ना बनाना चाहता हो तो उसके लिए वाटर गैस बन गई है। वो वाटर गैस को भी एक अहम और अच्छे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ कर सकता है, लेकिन बन गई होगी अपनी जगह पर। हम चूंकि हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर लाजमी तौर पर ये तरीका ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ हाइड्रोजन गैस इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर गैस। तो हमें सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस यहाँ बताना है, तब ये तरीका कंप्लीट होगा। अगर किसी ने कहा हाउ यू कैन प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस फ्रॉम
स्टीम कोक प्रोसेस, तो ये ना समझिएगा यहाँ तक लिखने से बात पूरी हो गई। अभी हाइड्रोजन नहीं बनी है, अभी आपको प्योर सैंपल ऑफ हाइड्रोजन नहीं मिला है, आपने हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर की सूरत में बनाई है। इसलिए हमें अब यहाँ बताना पड़ेगा हाउ हाइड्रोजन गैस इज सेपरेटेड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब है इसी तरीके में हमारी एक सब हेडिंग बन गई, और वो है सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। इस काम में दो तरीके इस्तेमाल होते हैं और वो दोनों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपसे। अलबत्ता जब इम्तिहान में आपको हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन लिखनी है स्टीम कोक प्रोसेस से, तो कोई एक तरीका काफ़ी है। अनटिल एंड अनलेस वो सवाल में आपसे कह दें कि नहीं जी आप हमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की सेपरेशन के दोनों तरीके लिख के दिखाएं, तब तो सही है। और कभी कभी उन्होंने कहा भी है, अगर वो सिर्फ ये कहें कि जस्ट प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस फ्रॉम स्टीम कोक प्रोसेस, तो आपने पहले ये बताया कि वाटर गैस बनी, और फिर अपनी मर्जी से जो दो तरीके पढ़ने हम जा रहे हैं उनमें से कोई एक तरीका आप कोट करेंगे फॉर दी सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। तो अब वो तरीके दोनों कौन से हैं, यहाँ से हम इसे डिटेल से इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ से कंटिन्यू रहेगा हमारी नेक्स्ट क्लास में। जो हमने अभी दो ही स्लाइड्स लिखी थी ये हम आपसे शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ से इसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं अब तक की बात का तो पूछ लीजिए। Then you have a little gap and you have maths bio class inshallah. Thank you.